Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This is the 12th lecture on BSA, so let's get started. Today we will study Dying Declaration. तो अब डेफिनेशन कहाँ दिया गया है डाइंग डिक्लेरेशन का, तो बोलता है कि सेक्शन 26 ऑफ BSA 2023 द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज प्रोवाइडेड. सॉरी, एक सेकेंड. सेक्शन 26 अब क्या बोलता है? Causes in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant. This section lays down situations where the statement of a person who is dead or cannot be found or incapable of giving evidence becomes relevant. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि cases in which statement of relevant fact by a person जो मर चुका है या फिर जो मिल नहीं रहा है या फिर कुछ और भी इज रेलेवेंट, वो रेलेवेंट होता है. ये सेक्शन ऐसे सिचुएशंस को ले डाउन करता है जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन जो मर चुका है या जो मिल नहीं रहा है या इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस है, वो रेलेवेंट हो जाता है. अब मीनिंग ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन देख लेते हैं. अ डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ हिज डेथ. अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट है एक पर्सन के द्वारा जिसका कॉज ऑफ हिज डेथ हो जो, और एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू हिज डेथ, या फिर कोई भी ऐसा घटना जो उसका डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ऐसा स्टेटमेंट देना. In cases where the cause of that person's death comes into question, जहाँ पे ऐसे केसेस में जहाँ पे उस मरने वाले व्यक्ति का जो मर जाता है उसका कैसे मरा ये चीज क्वेश्चन में आ जाता है. Such a statement is admissible as evidence even though it is hearsay based on the principle nemo moriturus para e sumitro menitri, translates to a man at the point of death is presumed to tell the truth. अब क्या बोलता है कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अ मैन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मतलब कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो मरने के समय हमेशा सच बोलता है, उस समय वो झूठ नहीं बोलता है. दिस मैक्सिम्स इज अ फाउंडेशन ऑफ फॉर एडमिटिंग डाइंग डिक्लेरेशन एज एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स. It signifies that a person facing imminent death is unlikely to lie. यही यहाँ पे बोलता है कि ये मैक्सिम जो है ये फाउंडेशन है एडमिट करने का डाइंग डिक्लेरेशन को एज एन एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स. और इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अ पर्सन फेसिंग इमिटेंट डेथ इज अनलाइकली टू लाई. अब एसेंशियल कंडीशन फॉर स्टेटमेंट टू क्वालिफाई एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर 26 क्या क्या है देख लेते हैं. डिक्लेरेंट मस्ट बी डेड, मतलब जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है वो मर चुका होना चाहिए. कॉज ऑफ डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन, जो कॉज ऑफ डेथ है मतलब कैसे मरा, क्यों मरा, कौन मारा, ये सब चीज क्वेश्चन मस्ट बी इन क्वेश्चन होना चाहिए. द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ. अब उसका लास्ट स्टेटमेंट जो हो या तो वो कॉज ऑफ डेथ कि वो उसको कौन मारा इस चीज से रिलेटेड हो या कैसे मारा गया इस चीज से रिलेटेड होना चाहिए. इट मस्ट बी मेड वॉलेंटरली, वो उसकी खुद की मर्जी से होना चाहिए, ना कि थ्रेट कोर्शन ये सब के थ्रू. द डिक्लेरेंट मस्ट बी इन अ फिट मेंटल स्टेट, प्रेफरेबली सर्टिफाइड बाय अ डॉक्टर. भले ही वो मरने वाला हो लेकिन जब वो डिक्लेयर कर रहा हो, डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है मरने के एक दिन पहले भी बोल रहा हो, तो उस समय उसका मेंटल स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी मतलब इनसेन हो गया, अगर अनसाउंड माइंड का हो गया है उसके बाद फिर वो कुछ कुछ बोल रहा है, तो उस चीज को हम एज अ डिक्लेरेशन नहीं लेते हैं. अगर वो साउंड माइंड का है और वो कुछ बता रहा है केस से रिलेटेड, जो उसका मे बी जिस चीज की वजह से उसको इंजरीज हुए हैं उस चीज के बारे में, तो वो सब को हम लोग बोलते हैं कि वो सब यहाँ पे एडमिट हो जाता है, ठीक है, क्वालिफाई हो जाता है. ये यहाँ पे लिखा हुआ है द डिक्लेरेंट मस्ट बी इन अ फिट मेंटल स्टेट, प्रेफरेबली सर्टिफाइड बाय अ डॉक्टर.
नो स्पेसिफिक फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट रिक्वायर्ड नहीं है। ऑब्वियसली कि कोई मरने वाला व्यक्ति हो सकता है वो ओरल में या फिर कभी कोई लेटर में लिख देते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं तो जेस्चर से बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ, किसने मारने का कोशिश किया, कैसे मारने की कोशिश किया, तो वही सब यहाँ पे बोलता है कि इट कैन बी ओरल, रिटन, gesture based, or even recorded electronically. अब मोड्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या क्या होता है? ओरल डिक्लेरेशन टू एनी पर्सन प्रेफरेबली रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट और पुलिस, रिटन डिक्लेरेशन बाय द डिसीज्ड रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट मोस्ट प्रेफर्ड। ठीक है। अब जेस्चर्स और साइंस एक्सेट्रा, नॉडिंग, ब्लिंकिंग, एक्सेप्टिंग इन रेयर केसेस, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब भी डाइंग डिक्लेरेशन के मोड्स हैं। ओरल डिक्लेरेशन, रिटन डिक्लेरेशन, जेस्चर और साइन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब एक मोड है डाइंग डिक्लेरेशन का। अब एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी द सोल बेसिस फॉर कन्विक्शन। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन के लिए, if it is trustworthy and free from any tutoring or doubt। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर वो ट्रस्टवर्दी है एंड फ्री फ्रॉम एनी ट्यूटोरिंग, मतलब कि कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं है वो उसका वॉलेंटरली उसने बोला हो। However, courts scrutinize it carefully to avoid miscarriage of justice। अब स्क्रूटिनाइज क्यों करता है कोर्ट उसको कि कोई भी गलत जस्टिस ना हो जाए। हो सकता है कि उस आदमी ने जो मरने से पहले बोला हो या तो वो साउंड माइंड का नहीं हो, या तो उस समय उसका माइंड स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं हो, या फिर कोई उसको सिखा के रखा हो कि ऐसे कुछ बोल देना। तो इसीलिए ये कोर्ट्स जो है उसको स्क्रूटिनाइज करती है, मतलब उसमें बहुत छानबीन करती हैं, उसको एकदम समझने का इन डेप्थ कोशिश करती हैं टू अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इफ देयर आर मल्टीपल टाइम डिक्लेरेशन, कंसिस्टेंसी अमंग देम इज इम्पॉर्टेंट। अब लैंडमार्क केसेस है कुछ। के आर रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1976 का एक ये केस है। डाइंग डिक्लेरेशन इज एडमिसिबल एंड कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ फाउंड ट्रूथफुल। ये हमने यहाँ भी देखा एविडेंशियरी में कि a dying declaration can be the sole basis of conviction if it is trustworthy and free from tutoring or doubt। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 का ये केस है। नो नीड फॉर डॉक्टर सर्टिफिकेशन इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसीज्ड वाज मेंटली फिट टू मेक द स्टेटमेंट। हमने पहले यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे बोलता है कि द डिक्लेरेंट मस्ट बी इन अ फिट मेंटल स्टेट प्रेफरेबली सर्टिफाइड बाय द डॉक्टर। तो यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यहाँ पे बोला गया था कि नो डॉक्टर सर्टिफिकेशन is needed if the court is certified and with the satisfied है कि जो मरने वाला व्यक्ति है, डिसीज जो है, वो मेंटली फिट थे स्टेटमेंट देने के दौरान में। अब थर्ड यहाँ पे है पीवी राधा कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2003 का ये केस है। माइनर इनकंसिस्टेंसी टू नॉट रेंडर अ डाइंग डिक्लेरेशन अनरिलायबल। अब यहाँ पे कंपैरिजन विद इंडियन एविडेंस एक्ट क्या हो सकता है बीएसए में? तो इन द ओल्ड सेक्शन 32(1) ऑफ आईईए, मतलब कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये सेक्शन 32 का सब क्लॉज 1 में था, डाइंग डिक्लेरेशन वाज सिमिलरली रिकॉग्नाइज्ड। और सेक्शन 26 में बीएसए में है ये dying declaration retain the core principle but includes broader language to match modern evidentiary practices including electronic evidences। अब ये क्या बोल रहा है क्या कंपैरिजन में कि सेक्शन 32(1) में था इंडियन एविडेंस एक्ट का, डाइंग डिक्लेरेशन वाज सिमिलरली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक। लेकिन सेक्शन 26 ऑफ बीएसए में इसको एक ब्रॉडर लैंग्वेज में
दिया गया है to match modern evidentiary practices including electronic evidences. So that's all for this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyay Shastra. We will continue in the next lecture. Thank you.